जीओसी कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो जीओसी में अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। जीओसी मैंने एक्सरसाइज 1 पूरा कहा था, तो अगर एक्सरसाइज 1 में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जीओसी 1 के एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। वैसे मोस्टली तुम लोगों ने बताया था कि तुम लोग डाउट्स अपने पूछ लिया, लेकिन अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। दैट इज F2C2 P1, F2C2 P1, नहीं वो P1 तो पार्ट 1 है, G2। हाँ, SIR इफेक्ट ठीक है, मतलब उसकी जरूरत नहीं थी वैसे अभी, लेकिन अपन उसको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेते हैं। एरोमेटिसिटी अपन ने लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था, D1 D2, D1 का 2 और D2, तो D1 का 2 और D2 देख लेता हूँ। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो C2 I5 I1 का ये सब पार्ट 1 के ही है बस, ठीक है ना। पार्ट 1 के हैं ये सब, पार्ट 1 का केवल F2 का L और K3, ठीक है, B4। अब भाई डाउट क्लास में भी तुम लोग पूछते रहे ना, जैसे काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि वो डाउट क्लास में कर चुके हैं सर, वो कंप्लीट हो गया है। I5 नहीं चाहिए, ठीक है, चलो ठीक है, चलो देख लेते हैं अपन। तो अब मैं पार्ट 1 में बता देता हूँ फटाफट, क्योंकि काफी सारा पार्ट आप लोग बता चुके हो। मुझे सबसे पहले B4 को देख लेता हूँ, B4 क्या है। B1 B4 तो है ही, B2 तक ही है पार्ट 1 में, तो B4 किसने बोल दिया। C1 का RS, C2 का RS, C1 का RS, C2 का भी RS कर दूंगा। B4 तो है ही नहीं जिसने पूछा था। अच्छा मेंस का भी है, चलो मेंस का भी बता दूंगा मैं। मेंस का डिस्कशन मैं अलग से टाइम दे देता हूँ आपको, जैसे संडे को डिस्कस किया ना इस बार संडे को अपन ने, ऐसे मेंस का मैं अलग से टाइम दे देता हूँ। C1 का RS बताना है अपन को, और RS में अपन को गिवन है, C1 बता रहा हूँ मैं RS है, C1 का R एंड S। C1 के RS में अपन को बताना है, in the following set of resonating structure label the major minor contributor of resonating hybrid। तो देख भाई, इन दोनों में से जो RS में स्ट्रक्चर 1, R वाले में जो स्ट्रक्चर 1 और 2 गिवन है ना, इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है 1 से। वो क्यों, क्योंकि 2 में सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा। ओके। दूसरा देख लेते हैं, एस वाला। एस वाले में अगर अपन चेक करेंगे, सर वन क्वेश्चन। बोलो बोलो। अरे वन क्वेश्चन बोलकर चुप हो गया। तो C2 का C1 में, मतलब इसमें ना S वाले में क्या था, 1 और 2 है, दोनों में अगर स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो दोनों में सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर दोनों में सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो ऑब्वियस सी बात है, अपन स्टेबिलिटी और नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम विल बी मोर स्टेबल, ये ज्यादा अच्छा, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, ये ज्यादा स्टेबल है इससे। अब C2 की बात करें। C2 में किसी ने PQ भी पूछ लिया कि भाई PQ भी बता दो।
अब अगेन द स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है अपन को, दो स्ट्रक्चर है उनमें स्टेबिलिटी बताना है, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2। तो अपन पहले पी की बात करते हैं। पी के स्ट्रक्चर 1 में दोनों में अगर आप देखोगे 1 और 2 में, पी वाले में, तो सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर आपको ऑक्टेट चेक करना नहीं आता तो बता दें। दोनों में सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और सेकंड वाले में नाइट्रोजन पे। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा नाइट्रोजन। तो फिर 1 वाला ज्यादा स्टेबल है 2 से। सेकंड की बात करते हैं, पी क्यू की बात करते हैं। क्यू में देखोगे अगर आप, अगेन द सेम थिंग, सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज किस पे है? सेकंड वाले में नाइट्रोजन पे, जबकि फर्स्ट वाले में किस पे पॉजिटिव चार्ज है? ऑक्सीजन पे। सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, ओवरलैपिंग भी 2p2p होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, इसलिए ओवरलैपिंग भी सेम होगा। तो फिर कैसे स्टेबिलिटी चेक करेंगे? पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम विल बी सेम। तो अपन बता सकते हैं क्यों है, इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे है और इसमें कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे है, तो वेल गेट राइट। तो अगर जैसे फर्स्ट वाले में ना पी पे, मतलब जिस पे चार्ज होता है उसका ऑक्टेट कैसे चेक करते हैं, तो ये पी वाले में आप देख लो ना, नाइट्रोजन के बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो जिस पे चार्ज होगा अपन चेक कर लेंगे ना उस पे कैसे ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इस पे जैसे अपन को गिवन था, इधर भी एक बॉन्ड है इसमें, तो अगर अपन इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो इसको इस पे शिफ्ट कर लेते हैं, रादर देन यहाँ शिफ्ट करने के अपन डायरेक्टली बॉन्ड बना लेते हैं, ये वाला। तो सेकंड वाले स्ट्रक्चर में आप बॉन्ड ऐसे बना दो, नाइट्रोजन है, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये तो पहले से था, ये वाले इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड इसके पास आ गए। लो भाई, इसमें दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इधर भी ऑक्टेट आप चेक कर सकते हो उसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन थे इसके अराउंड, दिस इज ऑक्टेट, और बाकी उसमें भी आपको ऑक्टेट पता है कि भाई ये इसका ऑक्टेट है, तो ऑक्टेट कंप्लीशन उसमें भी। आर की बात करेंगे तो आर में अगर आप चेक करोगे तो ऑक्सीजन भाई पहला वाला ज्यादा स्टेबल है दूसरे वाले से, क्योंकि पहले वाले में सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। पहले वाले में देखो यहां पर ऑक्सीजन है, इस पे लोन पेयर था, लेकिन अपन ने डबल बॉन्ड बना दिया ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हुआ, लेकिन उस पर लोन पेयर है। अगर इस पे लोन पेयर है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन 6 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इधर है ही नहीं, इधर ऑक्टेट कंप्लीट हो गई हाइड्रोजन से। जब अपन इसमें डिलोकलाइज करेंगे तो ऐसे डिलोकलाइज करके इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाया। जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अपन को तो साफ साफ दिख रहा है, जहां पॉजिटिव चार्ज लिखा होगा उस कार्बन का ऑक्टेट थोड़ी कंप्लीट होगा, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो आर वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया। तो अपन कहेंगे भाई आर वाला ज्यादा स्टेबल है, आर में 1 वाला ज्यादा स्टेबल है 2 से, क्योंकि 2 वाले में इस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस वाले में अगर अपन चेक करेंगे तो इस वाले में अगेन द सेम थिंग, Cl पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट है। भाई आपने पहले स्ट्रक्चर तो ऐसे लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर था आपके पास, ये पॉजिटिव चार्ज था, यहां इस कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहां Cl ऐसे है, तो अगर अपन चेक करेंगे तो इधर इसको लेके जाओ, इधर इसको लेके जाओ, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा और Cl का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो Cl पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो S में सेकंड वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा फर्स्ट वाले से, बिकॉज सेकंड वाले में ऑक्टेट कंप्लीट है। वी गॉट दैट। और ऑक्टेट कंप्लीशन को अपन ने सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया हुआ है। दूसरा अपन लिखे दैट इज C, देन विल बी हैविंग D। तो D2 पूछा है, तो चलो भाई D2 देख लेते हैं।
अगर किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और किसी भी मॉलिक्यूल में सभी एटम के अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा ही होगी उसके दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से। D2 में अरेंज द फॉलोइंग इन द माइनस सेम ऑर्डर। हाँ तो ये तो ऑर्डर अपन ने क्लास में लिखा हुआ है, इसमें क्या पूछना है? D2 तो क्लास में लिखे हुए ऑर्डर। फर्स्ट वाला अगर अपन चेक करेंगे तो NO2 सबसे ज्यादा होता है, फिर CN होता है, उसके बाद फिर CHO होता है, फिर COR होता है और उसके बाद COR होता है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, अपन ने लिखा हुआ है माइनस एम इफेक्ट। सेकंड वाले में अगर अपन चेक करेंगे तो ये जरूर अपन मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि सर इधर ऐसे है, इधर NH2 है और इधर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, ये तो प्लस एम होगा। हमें सिर्फ इन दोनों में चेक करना था कि माइनस एम इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये किसी बेंजीन रिंग से अटैच होंगे या किसी भी ग्रुप से अटैच होंगे, तो अगर अपन इन दोनों में चेक करें कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, वो चेक करना है, तो अपन कहेंगे देख भाई इतना पार्ट तो दोनों में सेम है, डिफरेंस इसका है ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा, फ्लोरीन NH2 के कंपैरिजन में वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन करेगा। तो अपन बता सकते हैं कि इधर ये शिफ्ट करेगा, इधर ये शिफ्ट करेगा, इधर ये शिफ्ट करेगा, इधर ये शिफ्ट करेगा, तो हो गया। तो अब बता दो कि इसका माइनस एम ज्यादा होगा इससे, इसका माइनस एम, इसका तो प्लस एम होगा क्योंकि उसमें तो नेगेटिव चार्ज है। तो अपन इसको ऐसे बता सकते हैं। लो भाई इसका ऑर्डर। फिर डी वाला, डी के बाद अपन को बताना है डी ई कोई नहीं है, एफ का एल पार्ट। तो चलो भाई देखते हैं एफ का एल पार्ट कौन सा है। वैसे अच्छा ई में ऐसा ही आर इफेक्ट है, ठीक, ऐसा ही आर इफेक्ट वैसे अपन को बाद में भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं है अपन को। F2 का एल पार्ट पूछा है आपने, तो बता देते हैं F2 का एल पार्ट क्या है भाई। तो चलो F2 का एल पार्ट चेक करते हैं। F2 के एल पार्ट में अपन को गिवन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग molecules or ions hyperconjugation effect is observed and write the number of hyperconjugable hydrogen atom। हाँ तो ठीक है ना, ये है ना, ये दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं और इनसे जो कार्बन एटम अटैच्ड है वो उसके पास 3 हाइड्रोजन है, दिस इज अल्फा कार्बन एटम। तो 3 हाइड्रोजन हो गए अल्फा कॉन्जुगेटेड, अल्फा हाइड्रोजन एटम जो कॉन्जुगेशन शो करेंगे। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए और इस डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। पता है तो था क्लास में, ये तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। तो फिर F2 का और भी है कोई, और भी है A B E F J K, अरे बाप रे इतने सारे, A और B। A वाले में तो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर नहीं है ना, A वाले तो कैसे बताएगा ये, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कहां से बताऊं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन। आपने कहा था दो एटम जो डबल बॉन्ड होल्ड करते हैं उनसे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोकार्बन एटम अटैच्ड हो, तो sp3 कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इसमें तो sp3 ही नहीं है कोई, तो A वाले में तो हो गई। फिर आपने कहा B वाले, B और E, तो B वाले में तो देयर इज 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम ना, CH3 है, ये sp3 भी है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ये अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो इसमें तो होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, इसी तो होता है। तो कंडीशन अपन ने लिखा था कैसे बताएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। ई वाले में देयर इज नो, ये sp3 तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है भाई, ये sp3 तो है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये sp3 है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, सो नो हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर उसके बाद F, F में अगेन द सेम थिंग, तो F में अगेन अपन लिखेंगे भाई F वाले में कार्बोकेटाइन तो है लेकिन उसमें हाइड्रोजन कहां है, अल्फा हाइड्रोजन एटम चाहिए ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन एटम, देयर इज नो हाइड्रोजन विद दिस। उसके बाद
F बता दिया मैंने, और फिर उसके बाद K। A में हाइपर कॉन्जुगेशन दिया है, कैसे दे सकते हैं? कुछ भी मत बोलो, A में हाइपर कॉन्जुगेशन दिया हुआ है, हाउ इट इज पॉसिबल? फिर से चेक करो, है ना? तो A में हाइपर कॉन्जुगेशन अपन कहेंगे भाई उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम 0 है, और जहां नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम 0 होगा तो उसमें अपन हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे बताएंगे कि भाई इसमें, अच्छा क्या बोल रहा है ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड एंड राइट द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एटम। अच्छा, ए में 0 है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम, ओके। तो मतलब वो कह रहा है कि अपन क्या करें कि बॉन्ड ए में आपके पास वो कह रहा है कि बॉन्ड शिफ्ट कर सकता हूं, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन नहीं है, तो मेसोमेरिक हो गया, मतलब पार्शियल रेजोनेंस। तो in which of the following ions hyperconjugation effect is observed and write the number of this। अरे नहीं, मत सोचो बाकी, आप तो ऐसे ही लिखो जो मैंने कब बताया आपको। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है ना? ज्यादा मत सोचो वैसे कि अपन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा या नहीं, वो नहीं तो कहेंगे भाई ऑर्बिटल सेम प्लेन में है, चलो कॉन्जुगेशन तो कर ही सकता हूं ना, हाँ तो उसको मीसोमेरिक बोलूंगा, हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों बोलूंगा? ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए मुझे हाइड्रोजन चाहिए, सीधा सीधा भाई हाइड्रोजन शिफ्ट हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे। अब उनका मतलब है इसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोल दो, तो भाई कहीं और गड़बड़ ना कर दो, इसलिए अपन नहीं बताएंगे उसको, ठीक है। और डी में तो खैर हाइपर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनाइन है, वो तो नेगेटिव चार्ज है, तो उधर ऑर्बिटल भी नहीं जा सकता ना, ऑक्टेट एक्सपेंड थोड़ी कर दूंगा डी में, डी में तो इधर ऑक्टेट थोड़ी एक्सपेंड कर देंगे अगर अपन नो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो, क्योंकि ऐसे शिफ्ट करूंगा तो ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा, तो डी तो पॉसिबल ही नहीं है, अपन तो वो भी नहीं मानेंगे उसको हाइपर कॉन्जुगेशन है, ज्यादा मतलब अपन वो नहीं करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे कुछ भी। फिर उसके बाद के में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, उनके हिसाब से के में लिख रहे होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन कर दो, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ऐसे डबल बॉन्ड है, चलो मीजोमेरिक तो शो कर ही दूंगा, मीजोमेरिक तो शो कर ही दूंगा। अभी ये मीजोमेरिक है, हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ी है उनके हिसाब से कि भाई अच्छा देखो डिलोकलाइजेशन तो हो रहा है ये वाला बॉन्ड, तो हाइपर कॉन्जुगेशन बता देते हैं। तो अपन तो कहेंगे के में कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि वहां अल्फा हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं, ठीक है। तो अपन लिखेंगे आंसर पेपर को कॉन्जुगेशन थोड़ी लिखा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लिखा हुआ है बस, मॉलिक्यूल्स और आयन शो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व के लिए मतलब सिर्फ कॉन्जुगेशन करने से थोड़ी होगा कि वहां पर कॉन्जुगेशन मेसोमेरिक टाइप हो जाए, तो आप तो हाइपर कॉन्जुगेशन को वही अज्यूम करो जो मैं बता रहा हूं आपको। इधर अगर अपन को गिवन है, इधर तो बहुत सारे हैं, इधर बताने की जरूरत नहीं है। और कुछ पूछा था? नहीं पूछा। F2 एंड F2 का GB है, F2 का GH भी एक बार बता दो। अच्छा GH भी बताना है, तो G और H में तो है, तो ये लो, तो G और H ऐसे हो गया, तो इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ना, C2H का ही होगा, है ना, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन एटम और वो भी sp3, तो G तो होगा, और H में भी होगा, क्योंकि अगर sp3 है उसमें तो अल्फा हाइड्रोजन एटम बहुत सारे हैं H वाले में, तो H तो ऐसे गिवन है अपन को, वो तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा ही करेगा अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन बताएंगे ना अपन हाइपर कॉन्जुगेशन, ये लो, तो वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन में होंगे। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा हाइड्रोजन एटम है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास sp3 विद एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, अगर डबल बॉन्ड वाला कार्बन है तो इससे sp3 विद एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, और अगर कोई रेडिकल है उस पे भी sp3, अगर रेडिकल है तो उस पे भी sp3 विद वन एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, sp3 और वन हाइड्रोजन एटम, तो तभी बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, ठीक है।
कंसेप्ट ऑफ अब क्या बताना है अपन को, जी वाले में G2 अपन को बताना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग इन द एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। हाँ तो लास्ट टाइम बताया था ना अपन ने, पढ़ा तो था लास्ट क्लास में, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो बता देते हैं अपन, अब देखो कैसे बताना है अपन को। चलो अब अपन एरोमेटिक, सबके पास वो मतलब गिवन है, शीट सबके पास है। मैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक देख लेते हैं। और बहुत सारे कंपाउंड्स, ऑलमोस्ट अपन ने 30 कंपाउंड्स के आसपास प्रैक्टिस किए थे और कंडीशन भी लिखे थे। फर्स्ट वाले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 5 मेंबर्ड है, इट विल बी एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, गुड, नाइट्रोजन का डॉट भी दे रखा है आपने। सेकंड वाले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, अपन को 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी एक एटम पे दोनों लोन पेयर कॉन्जुगेशन में कभी नहीं जाते। तो जो इस पे 2 लोन पेयर बने हुए हैं, इनमें से कोई एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में जाएंगे, सपोज करते हैं ये वाला इनके प्लेन में है, तो 6 हो गया। उससे भी एरोमेटिक टाइप जैसे बताया था कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहे हैं लेकिन कॉन्जुगेशन में कम जाते हैं। बी भी हो गया। सी ऑब्वियस सी बात है, सल्फर होगा तो सी भी होगा, क्योंकि सल्फर, ऑक्सीजन की जगह सल्फर लिखो, में फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। अब डी वाले में आपने इसको हटा के इसका कार्बन कर दिया, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है डी वाला भी हो जाएगा। और ई वाले में आपने ऐसे बना दिया, ई वाले को आपने ऐसे कर दिया। अगर 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं तो आप मोस्टली उसे बस कॉन्जुगेशन चेक कर लो, मोस्टली वो कंपाउंड एरोमेटिक हो ही जाता है। अब इसमें अपन को पता है ये 6 इलेक्ट्रॉन ही कॉन्जुगेशन में जाएंगे एंड देयर इज अ साइक्लिक डी। वाला साइड दिख रहा नहीं है, कौन सा वाला? ठीक है, हाँ सर। तो ये भी एरोमेटिक होगा, ई वाला भी एरोमेटिक है। एफ वाला तो मैंने क्लास में किया हुआ है, मतलब ये तो मैंने क्लास में दिया हुआ है क्वेश्चन ना, अपन ने जैसे डाइपोल मोमेंट वगैरह भी मैंने डिस्कस किया था और काफी डिटेल में डिस्कस किए ये क्वेश्चंस। तो इसको ऐसे ये अपने आप ही शिफ्ट हो जाएगा, तो वो वाले भी नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये वाला रिंग भी एरोमेटिक हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला रिंग भी एरोमेटिक हो गया, तो एफ वाला भी एरोमेटिक। अब जी वाले में तो 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और प्लेनर है, तो एंटी एरोमेटिक होगा। एच वाला तो पेरिडीन है, अपन ने लिखा हुआ है, एच वाला तो पेरिडीन है, अपन ने लिखा हुआ है। एच वाला तो पेरिडीन है, अपन ने लिखा हुआ है, और पेरिडीन इज एरोमेटिक, तो आप एच लिख लो। अब जी वाला एच हो गया। अब आई वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बार बार ऐसे क्यों हो रहा है, रुकना 1 मिनट है। अब H वाला तो पेरिडीन था, वो तो एरोमेटिक है ही, उसका नाइट्रोजन का लोन पेयर अपन ने पढ़ा था कि वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाता, तो ये वाला लोन पेयर है ना, वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाता, वो पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है और प्लेनर है, मतलब एंटी एरोमेटिक, सो आई इज एंटी एरोमेटिक। जे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिलोकलाइजेशन विल बी 4 ना, क्योंकि एक एटम पे अगर 2 लोन पेयर है तो एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा। अगर एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4, और 4 3 मेंबर्ड रिंग, इट इज प्लेनर, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो अपन कहेंगे दैट इज एंटी एरोमेटिक। तो ये वाला था जे, सो इट इज एंटी एरोमेटिक। के वाले को अगर अपन चेक करेंगे तो यहां पर बॉन्ड्स तो है, पाई इलेक्ट्रॉन तो काफी सारे दिख रहे हैं आपको, लेकिन कोई भी बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, कोई भी बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है।
इवन फॉर एंटी एरोमेटिक अपन को प्लेनर रिंग चाहिए, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन भी चाहिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4n है तो एंटी एरोमेटिक है, और 4n + 2 है तो एरोमेटिक है। इसमें तो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ही नहीं है, बीच में sp3 आ रहे ना, इसका मतलब है दैट इज नॉन एरोमेटिक। उसमें ना एंटी एरोमेटिक हो सकता है ना नॉन एरोमेटिक हो सकता है। अगर 3 मेंबर्ड रिंग ऐसे बनाएंगे तो अपन ने ये क्वेश्चन तो क्लास में किया हुआ है, ये अपने आप ही ऐसे शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज वो एरोमेटिक का टाइम बनाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किए हुए हैं क्लास में, तो ऑब्वियस सी बात है वो एरोमेटिक हो जाएगा। तो अपन कहेंगे भाई ये वाला रिंग तो एरोमेटिक है, तो फिर ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो अपन कहेंगे आई वाला एरोमेटिक है, और जे वाला जो होगा ना वो अगर ऐसे हुआ तो उस केस में ये रिंग ऐसे डबल बॉन्ड होगा, ये ओ नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा क्योंकि इसमें फिर 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना कॉन्जुगेशन में, तो एंटी एरोमेटिक होगा। तो अपन क्या कहेंगे, ये एल था, आई नहीं था, ये एल था, और ये एम जो है वो एंटी एरोमेटिक आएगा क्योंकि ये तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, मुझे लगता है इनमें से शायद ये कोई ऐसा कंपाउंड होगा जो अपन ने उस दिन डिस्कस नहीं किया था, सारे किए थे, राइट। अब जी के बाद, ठीक है, जी के बाद अपन चेक कर सकते हैं, तो इनमें से ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड अपन डिस्कस किए थे एरोमेटिसिटी में, पूरा कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद भी अपन ने काफी सारा डिस्कशन किया था। फिर H1 H2 ना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखो भाई H1 में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर अपन लिखेंगे तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें बेंजीन से जो वेरी फर्स्ट एटम है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। सेकंड वाले को अगर मैं चेक करूंगा ना तो वेरी फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है, और अगर वेरी फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर होता है तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है, ये प्लस है ये माइनस है। इन दोनों में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करेंगे तो ये वाला रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है इससे। थर्ड की बात करें, अगर अपन थर्ड की बात करेंगे तो मेरे पास ऐसे लोन पेयर इस पे भी गिवन है, तो अपन को पता है इसमें भी प्लस एम होगा। अब दोनों में से ज्यादा प्लस एम किसका होता है, तो एक तो अपन ने ऑर्डर लिखा था कि इसका प्लस एम, एन का प्लस एम ज्यादा होता है इससे। देखना भाई, मुझे लगता है तुम लोग को म्यूट ही करना पड़ेगा। जानवी किसी दिन उससे गाना सुन लेंगे अपन, है ना, सो बोलेंगे तुम बढ़िया गाती हो, कोई गाना सुनाओ। अच्छा देख, इसको डिलोकलाइज करेंगे ना अपन, तो ऑब्वियस सी बात है अपन अगर चाहें तो ऐसे बता सकते हैं कि देख भाई जब आप डिलोकलाइज करोगे तो ये नेगेटिव चार्ज इधर बनेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड और एच हो जाएगा। वैसे तो अपन ऐसे भी बोल सकते थे ये लोन पेयर देगा, ये भी लोन पेयर देगा, इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसका लोन पेयर इधर भी जा सकता है क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है ना, इसका लोन पेयर कहीं और नहीं जा रहा है, इसको तो इससे भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और इधर ही आ रहा है। इसके लोन पेयर सिर्फ इसकी तरफ आएंगे, लेकिन इसके लोन पेयर इधर भी आ सकते हैं और उधर ऑक्सीजन की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में है। तो अपन वो कॉन्जुगेशन की बात भी कर सकते हैं, या फिर अपन पॉजिटिव चार्ज पे स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं कि ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज अपन को मिलेगा, तो अपन कहेंगे दोनों ही बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और दोनों ही 2p2p ओवरलैपिंग होगा, बिकॉज ये ऑक्सीजन और कार्बन का ओवरलैपिंग है, ये भी नाइट्रोजन और कार्बन का ओवरलैपिंग है। तो दोनों ही बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम देगा बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो ऑक्सीजन पे है,
और इस पे नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, तो फिर उस केस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, मतलब वो ज्यादा देर के लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो दिस रिंग इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन दिस। अब अपन इसकी बात करते हैं। सी डबल बॉन्ड हो NH और CH3, इधर तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अपन को दिख रहा है। अगर इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो ये तो इलेक्ट्रॉन ऐसे लेके जाएगा, वो तो इधर भी लेके जा रहा था, तो माइनस M है। इन दोनों में हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है इससे। इनको अपन 1 2 3 भी लिख लेते हैं, 3 और 4। ये तो पक्का था, अपन को किसी को बताने की जरूरत नहीं कि 2 और 3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है रिंग, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन प्लस से मारे थे और इनमें माइनस है। और 2 और 3 में भी कैलकुलेट कर चुके हैं अपन कि 3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इन दोनों में डिसाइड करना है। अगर मैं चेक करूंगा तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम होगा इससे। वो क्यों? क्योंकि ये इससे भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है और इससे भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है कॉन्जुगेशन के लिए। तो ये ना कंफ्यूज रहेगा कि मुझे बेंजीन से लेना चाहिए ये इलेक्ट्रॉन लेने चाहिए, क्योंकि यहां पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, फ्री वाले इलेक्ट्रॉन है। ये यहां से भी ले सकता है और यहां से भी ले सकता है। यहां इसको बॉन्ड ब्रेक नहीं करना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहां इसको बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो थोड़ा सा इससे अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा तो बेंजीन से कम पुल करेगा। यहां कहीं और से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा था, इसको बेंजीन से ही इलेक्ट्रॉन पुल करना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम लेगा, क्योंकि इसको यहां से भी मिलेगा उसके कंपैरिजन। तो फिर अपन कहेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा बेटर कर रहा होगा। तो अपन लिखेंगे 4 और 1, ऐसे अपन बता देंगे दैट विल बी द ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। अब अपन से पूछा जा रहा है कि सर सेकंड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन से इस पे ज्यादा फेवरेबल रहेगा, तो करो ना, मैंने कब कहा कि नहीं है फेवरेबल, ये लो। लेकिन इसके पास अब भी लोन दे रहा है, तो जब भी वो डिलोकलाइज होकर वापस आएगा तो इधर कॉन्जुगेशन में जरूर जाएगा। और इधर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी और को देना है, इसको इसी को ही देना है। तो अपन ने लिखा ना कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो बता रहे ना अपन कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है इससे। अपन ने थोड़ी कहा कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा इससे। ज्यादा फेवरेबल है तो करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने हमसे बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछा था, मैंने ग्रुप्स का बता दिया कि क्या करना है कॉन्जुगेशन के लिए। आपने हमसे ये नहीं पूछा था कि फेवरेबल बताओ कहां है। अगर आप मुझसे पूछते कि फेवरेबल बताओ क्या करूं, मेरे पास ऐसे कंपाउंड है, मेरे पास ऐसे कंपाउंड है, मेरे पास दो तरफ से कॉन्जुगेशन है। मैं इसको भी कॉन्जुगेशन कर सकता हूं और इसको भी कॉन्जुगेशन करता हूं। ये इधर से भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, इसका इधर से भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। जब किसी ग्रुप में दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो ना, जब किसी ग्रुप में दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो, मैं इसको इधर से भी कॉन्जुगेशन कर सकता हूं, मैं इसको इधर से भी कॉन्जुगेशन कर सकता हूं, मैं इसको इधर से भी कॉन्जुगेशन कर सकता हूं ऐसे, या मैं इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करके ये भी कॉन्जुगेशन कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन, दिस इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन। अगर कहीं क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है तो अपन ये चेक करते हैं कि कौन सा ज्यादा कॉन्जुगेशन फेवरेबल है, तब अपन चेक करेंगे कि कौन सा कॉन्जुगेशन ज्यादा फेवरेबल है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर इसको कॉन्जुगेशन करना है तो बॉन्ड ब्रेक करके कॉन्जुगेशन होगा। यहां कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करना, फ्री का कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन फ्री है, आप कॉन्जुगेशन में ले जाओ। अगर बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, तब तो इनको कॉन्जुगेट करने के लिए मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करके फिर कॉन्जुगेशन शो करना पड़ेगा। यहां कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करना, इसका मतलब है ये वाला कॉन्जुगेशन ज्यादा फेवरेबल है इस वाले से। तो ये वाला डबल बॉन्ड अपन कहेंगे कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन चल रहा है। लेकिन अगर अपन से पूछा जाएगा ये दोनों कॉन्जुगेशन में है क्या, हाँ बिल्कुल है, वो कॉन्जुगेशन बताऊंगा ना। तो इनका बिल्कुल भी नहीं होगा कॉन्जुगेशन, नहीं होगा, बट थोड़ा कम होगा। द रीजन इज बिकॉज व्हेनेवर द ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन,
कॉन्जुगेशन तो 100% होगा। क्रॉस कॉन्जुगेशन में अभी तो बताया व्हाट डज मीन, मतलब बताया तो है मैंने कि इधर से भी कॉन्जुगेशन हो रहा है और इधर से भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अब ये वाला समझ में आ गया आपको? ये बनाया तो था मैंने क्रॉस कॉन्जुगेशन, वही तो समझा रहा था आपको। जो एक से ज्यादा तरफ से कॉन्जुगेशन अगर है तो उसको कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। चलो इसकी जगह दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं। उससे कोई पूछेगा मेरे पास ये गिवन है, इन दोनों में स्टेबिलिटी बताओ क्या करूं, किसका ज्यादा होगा? एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी बताओ किसका ज्यादा है। तो मैं कहूंगा देख भाई, ये पॉजिटिव चार्ज लीनियर कॉन्जुगेशन में ऐसे, ये पूरा इधर से इधर तक ऐसे कॉन्जुगेट होगा, और अगर ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का आपस में क्रॉस कॉन्जुगेशन, मतलब अपन को बताना है किसका स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये लीनियरली पूरा यहां तक आएगा। लेकिन इधर वाला पॉजिटिव चार्ज कंफ्यूज है, इधर जाऊं या इधर जाऊं, मतलब इससे कॉन्जुगेशन करूं या फिर इससे कॉन्जुगेशन करूं। तो अपन कहेंगे सर इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस मतलब जहां दो तरफ से कॉन्जुगेशन हो उसको कहते हैं अपन क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर हमेशा कम स्टेबल होंगे लीनियर कॉन्जुगेशन वाले। ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है और ये लीनियर कॉन्जुगेशन, इसको कहते हैं अपन क्रॉस कॉन्जुगेशन और लीनियर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो बिल्कुल ऐसे ही। इसमें भी फ्री में इलेक्ट्रॉन था और डबल बॉन्ड था, तो ऑब्वियसली बात है डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन कम होगा, ये वाला ज्यादा होगा, अपन इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे इससे। तो किसी भी ग्रुप का अगर दो तरफ कॉन्जुगेशन है तो अपन कहते हैं दो तरफ में से 100% किसी एक तरफ प्रेफरेबल तो होगा ही होगा। अब बताओ H2 इट्स अ डाइपोल मोमेंट, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, R का 0 होगा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और तो बॉन्ड एंगल पे चेक कर लो आप, भाई इसमें डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, इसका वेक्टर ये, इसका वेक्टर ये, दोनों में 60 डिग्री ये वेक्टर होगा। जो वेक्टर स्ट्रेंथ यहां है वही वेक्टर स्ट्रेंथ यहां भी है, लेकिन ये 120 डिग्री पे है। तो अगर वेक्टर ऐड करेंगे अपन तो ऑब्वियस सी बात है एक वेक्टर के बराबर स्ट्रेंथ आएगा इसमें, और R वाला 0 है, वो अपन ने पढ़ा हुआ है, राइट। अब बहुत सारे पार्ट ना पहले भी इसलिए ज्यादा पढ़ाता हूं कि भाई अभी आप कहीं तो आराम से मतलब कहोगे हाँ समझ में आ गया मुझे, क्योंकि पहले भी तो आराम से अपन ने इसलिए पढ़े सारी चीजें कि हाँ हाँ आपने बता रखा है मुझे कि भैया ऐसे होता है और वहां एक्सप्लेन भी किया। अब सारी चीजें अपन फिर से एक्सप्लेन करेंगे, नहीं नहीं आप फिर से एक्सप्लेन करो, वैसे नहीं होगा, वैसे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, अपना सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। दूसरा, बस भाई ये आपके डाउट्स हो गए। कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन में किसी ने कुछ नहीं पूछा, K3 पूछा है तो मैं K3 बता देता हूँ। K3 में इट इज शिफ्टिंग, शिफ्टिंग भी है इसमें, वो तो एक क्वेश्चन डाल के इतने दूर हो गए ना, शिफ्टिंग पूरा एक क्लास है, ऐसे थोड़ी होता है। K3 मतलब ये पूरा बॉन्ड का शिफ्टिंग दे रखा है उन्होंने, बॉन्ड का शिफ्टिंग का मतलब है पूरे 2 घंटे लगता। एक क्वेश्चन देखे अपने तो एक क्वेश्चन डाल दिया, शिफ्टिंग वाला K3 वाला छोड़ दो, उसको बाद में करेंगे। पार्ट 2 में बताओ कोई डाउट है तो। पार्ट 2 का ये 1B लिखा है, 1 या 2 का B, I2 का B, K का R, I2 का B, K1 का R, पार्ट 2 का B6C2, और कोई है पार्ट 2 में? पार्ट 2 का B4, ठीक है भाई, अपने अपने क्वेश्चन लिख दिया ना, चलो शुरू करते हैं। B4 से शुरू करते हैं, B4 B6 पूछा, तो पहले B4 वाले देख लेते हैं। Resonance structure of the molecule does not have higher energy than the hybrid structure, obviously बात है, हायर एनर्जी थोड़ी होती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ना,
So resonance structure of the molecule does not have. तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अपन कोई बेंजीन के अलावा कोई दूसरे एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखूंगा तो ऐसे बता दूंगा, ठीक है ना। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है, रेजोनेंस हाइब्रिड अपन ऐसे लिखेंगे, इसकी एनर्जी कम होती है, रेजोनेंस एनर्जी इससे आएगा, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है तो इसकी एनर्जी कम होगी इससे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल डू नॉट हैव हायर एनर्जी देन, नहीं, दे हैव identical arrangement of atom, they have the same number of paired and unpaired electron, they have, that's why they are resonance, otherwise mesomeric हो होता। always contribute equal contribution of resonating hybrid, नहीं ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो फिर कंट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा, क्योंकि फिर वो ऐसे होता है, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, और इसकी एनर्जी अगर 1 और 2 को देखेंगे तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इससे। ऑक्टेट सभी में कंप्लीट है, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन तो कभी नहीं होता, इसलिए B4 नहीं बताऊंगा, राइट। मतलब B4 का आंसर नहीं बता, वो अपन को बताने की जरूरत नहीं। B6 भी पूछा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर नॉट एक्सेप्टेबल। सबसे पहले चेक करो किसी का ऑक्टेट एक्सपैंड तो नहीं हो रहा, क्योंकि ऑक्टेट एक्सपैंड कभी नहीं होना चाहिए। तो नॉट पॉसिबल में ये आ रहा ना अपने पास, ये तो पहले ही वाला हो गया, इसमें कहां से रेजोनेंस बताऊंगा मैं, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होने चाहिए थे ना, तो रेजोनेंस होता, ऐसे होता तो रेजोनेंस होता ना। अब डबल बॉन्ड अल्टरनेट है ही नहीं, तो रेजोनेंस कहां से होगा इसमें। सो देयर इज नो रेजोनेंस इन दिस, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड में ही रेजोनेंस फिनोमेना हो सकता है, ये तो गलत है। इसको ऐसे होता तो फिर रेजोनेंस बताते। B4 दूसरा स्ट्रक्चर चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है C2, तो C2 की बात कर लेंगे अपन। C2 में अपने पास अब ये स्ट्रक्चर भी अपन ने, मतलब इसमें क्लास में सारा कुछ बताया तुम लोगों को यार, इसका मतलब तुम लोग रिवाइज नहीं किए और रिवीजन के पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मतलब अपन ने काफी क्वेश्चन रिवाइज किए हैं क्लास में। तो C2 में अपन को गिवन है, देख अपने पास स्ट्रक्चर ऐसे गिवन, इधर O नेगेटिव है, इधर डबल बॉन्ड है, और इसमें अपन को बताना है लीस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसमें कॉन्जुगेशन तो है, तो लीस्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन दूसरे को कंपेयर करते हैं अपन। इसमें डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसे शिफ्ट करूंगा ना इसको, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसका ऑक्टेट एक्सपैंड होगा, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, इम्पॉसिबल, इसमें नो रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे। सी वाले को चेक करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इधर डबल बॉन्ड है, और इधर आपने पॉजिटिव चार्ज बनाया, इसमें तो रेजोनेंस है, मतलब ये भी ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस है। डी की बात करते हैं अपन, तो इसमें डी में जो डबल बॉन्ड है, इधर नेगेटिव चार्ज लिखा आपने और इधर पॉजिटिव लिखा, इसमें रेजोनेंस है, ये मैं डिलोकलाइज कर सकता हूं, ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं होगा ना क्योंकि, तो इसमें भी रेजोनेंस है। इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस नहीं है, सो दिस इज लीस्ट स्टेबल, तो वो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर आप इसमें रेजोनेंस फिनोमेना बनाओगे तो इसमें ऐसे बच जाएगा, ऑप्शन इसके पास लोन पेयर है और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आप डबल बॉन्ड यहां लिखोगे और नेगेटिव चार्ज, ये स्ट्रक्चर इम्पॉसिबल है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और उसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो अपन कभी नहीं बना सकते। C1 भी पूछा है किसी ने, C1 भी बोल देता हूं। C1 में which one of the following is least resonant stable resonating structures? सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि किस में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है एटम्स का। इट इज ओनली C जिसमें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बाकी सभी में सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, देख लो आप। इट इज ओनली C जिसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बाकी सभी में ऑक्टेट कंप्लीट है, और सबसे ज्यादा प्रेफरेंस तो अपन उसी को देते हैं।
ऑक्टेट कंप्लीशन को, राइट। तो मैंने आपको C1 भी बता दिया। उसके बाद आपने आई पूछा, आई में 2 का बी पार्ट, आई में 2 का बी पार्ट, आई में 2 का बी पार्ट, आई 2 का अपन को बताना है जिसमें आई में द मोस्ट स्टेबल एनाइन इज। देख भाई, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि सर अगर पार्ट मुझसे 1 का, पार्ट 1 का क्यों, पार्ट 1 तो हो गया था ना। सर मैंने पहले ही पूछा था, आपने बाद में देखा। अब ऐसे छोड़ो मत, मतलब फिर मुझे ऊपर नीचे ऐसे सब देखना पड़ेगा ना। तो पार्ट 1 का अब रुक जाओ, पार्ट 1 का कौन सा था, आई, पार्ट 1 का I6 था, इसमें I6 था, पता नहीं क्या बोलेंगे भाई। अब रुको, पहले के बता देता हूँ, उसमें K1 फिर वही रहा होगा ना, डीलोकलाइजेशन वाला पार्ट, वो कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग वाला पार्ट होगा। रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ। K1 अपन को K1 पता नहीं कितना क्या क्या दे रखा है। K वाले का K3 तक कर सकते हैं अपन, K4 K5 नहीं कर सकते क्योंकि वो तो शिफ्टिंग वाला पार्ट है, तो K3 K4 नहीं कर सकते। अब क्या है भाई, I6 भी है पार्ट 2 का, चलो इसका I6 बता देते हैं। K सेक्शन छोड़ देना अभी, K3 के इसमें ना K3 तक कर लेना ऑब्जेक्टिव में, इसमें I6 चेक कर लेते हैं अपने। अरेंज द फॉलोइंग कार्बन एंड्स, ठीक है भाई कर दिया, क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो बताया तो था, लास्ट क्लास में पढ़ा तो था। ले भाई, इसमें CH2 नेगेटिव और दो दो ग्रुप जो -M शो करेंगे, वो भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दोनों का -M, और -I तो हो गई होगा, तो इससे ज्यादा अनस्टेबल और क्या हो सकता है। मतलब अनस्टेबल क्या, स्टेबलाइज करेंगे अपन, क्योंकि वो विड्रॉ करेंगे ना, ये तो इलेक्ट्रॉन -M मतलब विड्रॉ करेंगे, और एनाइन है ना, एनाइन अगर कोई नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। ये वन था। सेकंड वाले में दोनों का सिर्फ -I होगा, अपन सबको पता है मेटा पोजीशन पे सिर्फ -I होता है, मेटा पोजीशन पे सिर्फ -I होता है। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास मिस करने का मतलब है कि अपना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब कर देना। मैंने आपसे पहले अच्छे से बताया था शुरू करने के पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास खराब कर, आप बता दो कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मत पढ़ाओ, आप फिजिकल में कुछ पढ़ा दो। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास मिस करने का मतलब है कि जो बच्चे ने क्लास मिस किया होगा ना, वो पूरा साल परेशान करेगा और वो सीख नहीं पाएगा फिर, ठीक है ना, और वो पूरे साल परेशान होने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास मिस करने का मतलब सब कुछ चला जाना, आप 1/3 केमिस्ट्री लूज कर दिए, और तुम सोचोगे कि मैं वीडियो लेक्चर से देख बना लूंगा तो नहीं सीख पाओगे। इन दोनों में -M, इसका भी होगा -M, इसका भी होगा, इसका भी -M है, इसका भी -M है। अगर दोनों का ही -M है ना, इसका -M ज्यादा होता है इससे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेंगे, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होता है -M, मेटा पे तो सिर्फ I होता है, इसमें भी -M, लेकिन इसका -M इफेक्ट ज्यादा होता है क्योंकि इसमें डिलोकलाइज होगा ना, जैसे इसका डिलोकलाइजेशन चेक करें। अब दोनों ग्रुप सेम थोड़ी थे, अलग अलग थे ना, ये इधर आएगा तो इधर नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, नाइट्रोजन पे, इधर डिलोकलाइजेशन करता है, इधर नेगेटिव चार्ज को अगर डिलोकलाइज करूंगा ना तो किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ज्यादा स्टेबल है, मतलब वो कार्बन ज्यादा विड्रॉ, ज्यादा अच्छे से विड्रॉ कर सकता है नेगेटिव चार्ज को रादर देन Cn, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे।
अब तक जो अपन ने 1, 2 और 3 लिखे ना, इनमें जो मेरे पास ऑर्डर आएगा वो आएगा 1 ज्यादा स्टेबल है 3 से, 3 ज्यादा स्टेबल है 2 से। अब लास्ट वाले की बात करते हैं। ऑब्वियसली बात है, दोनों को मिक्स किया आपने। ऑब्वियसली बात है, अगर ये दोनों CN है तो कम विड्रॉ करेंगे, अगर एक NO2 डाल दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन 2 NO2 तो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। तो यहां पर उसने एक CN रखा हुआ है और एक NO2 लिख लिया। तो अपन कहेंगे देख भाई, ये वाला पार्ट तो सेम ही है, इसमें से इसका -m और इसका -m, इसका ज्यादा होता है इससे, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा फिर, राइट। तो अपन कहेंगे ये 4th है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो 1 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 2 रहेगा। दैट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। दैट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है ना। अब और कोई डाउट है किसी का पार्ट 2 से तो बताओ। अब आप लिख सकते हो, वरना मैं पार्ट 1 का जो डाउट था ना, पार्ट 1 का कौन सा था? पार्ट 2 का I5 F5 F5 नहीं I5 है। एक मिनट रुको, अब मैं I5 भी बता देता हूं। I5 में अपन को गिवन है, I6 था ये, I5 ठीक है। द मोस्ट स्टेबल एनाइन इज, अपन को मोस्ट स्टेबल बताना है I5 में। अब आप एक बार देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया I5 ये नेगेटिव चार्ज है, डिलोकलाइज होगा तो इधर आएगा, 2 जगह डिलोकलाइज हो सकता है। तो ये A वाला था। B वाले तो अगर अपन एनाइन लिखेंगे ऐसे, साइक्लिक रिंग में नेगेटिव चार्ज, इसका डिलोकलाइजेशन तो इसमें भी होगा जितना इसमें होगा, लेकिन ये एरोमेटिक है। अब इससे ज्यादा और क्या स्टेबल बता सकते हैं? भाई एरोमेटिक तो जस्ट आफ्टर ऑक्टेट कंप्लीशन था ना, अपन ने लिखा था ना एरोमेटिक, रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबलाइज होता है। इट इज एरोमेटिक 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। सी वाले में अपन को पता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, अगर बेंजीन के कार्बन पे है तो वो डिलोकलाइजेशन में नहीं जाता, क्योंकि ये नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज रिंग के प्लेन में होता है, पाई बॉन्ड उससे परपेंडिकुलर होता है। और सबसे कम स्टेबल तो डी वाला होगा, क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और रिंग इज नियरली प्लेनर, 7 मेंबर्ड है, इट्स एंटी एरोमेटिक। ये अपन लास्ट टाइम पढ़े थे। अगर एरोमेटिक है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और एंटी एरोमेटिक होता है तो बहुत कम स्टेबल होता है। तो अगर अपन को स्टेबिलिटी बताना है अपन बता सकते हैं इसमें, ठीक है ना, सबको समझ में आया। अब अगर किसी को पार्ट 2 में डाउट है तो बोलेगा, और नहीं है तो फिर पार्ट 1 में अगर कोई डाउट है तो मैं वापस बता सकता हूं, और अगर किसी और पार्ट में मैंने बताया जो उसमें भी अगर डाउट है तो फिर मैं वापस बता सकता हूं। अगर किसी को डाउट है पार्ट 1 में तो आप बता दो। पार्ट 1 का बताया था ना जिसने, पहले तुमने कौन सा क्वेश्चन बताया था बेटा, एक बार फिर से लिखो। किसी ने पार्ट 1 का बोला था ना अपन से कि पार्ट 1 में उसको डाउट है। पार्ट 1 के I2 का B और K1 का R, और रुको भाई, पार्ट 1 के I2 का B, एक मिनट अपन K1 का R चेक कर लेते हैं। K1 K में तो शायद एक ही गिवन था ना, और मैंने छोड़ने के लिए कहा था वो। अच्छा नहीं K1 है ना, K1 का R वाला, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात है, जैसे कार्बोकेटाइन के ऊपर लिखते हैं ना, ठीक है ना, तो कार्बोकेटाइन में क्या होता है कि जैसे अपन लिखेंगे हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, मतलब जिनको अपन कभी नहीं बनाएंगे, वी विल नेवर फॉर्म एन रिएक्शन। अपन जब भी केमिकल रिएक्शन करेंगे इनको अपन कभी नहीं बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अपन इसके हिसाब से रिएक्शन नहीं करेंगे। एक तो होता है कि भाई एंटी एरोमेटिक, मैं कभी नहीं बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस टाइप का कार्बोकेटाइन कभी नहीं बनाऊंगा, इस टाइप का नहीं, कोई भी एंटी एरोमेटिक नहीं बनाऊंगा।
मतलब सिर्फ ये नहीं, कोई भी एंटी एरोमेटिक होगा अपन वो कार्बोकेटाइन नहीं बनाने वाला। कोई भी एंटी एरोमेटिक अपन बना, कोई भी एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल मतलब कार्बोकेटाइन क्या, कोई भी एंटी एरोमेटिक नहीं बनाने वाले अपन। दूसरा ब्रिज है कार्बोकेटाइन, मतलब ऐसा कार्बोकेटाइन जिसमें कि एक रिंग पहले से बना हो और उस रिंग में मतलब इस कार्बन से और इसके ऑल्टरनेट के कार्बन के बाद वाले कार्बन, मतलब इनको छोड़ दो आप, इनके अलावा किसी भी कार्बन के बीच में अपन एक बॉन्ड, एक चेन और बना दे। जैसे ये दो चेन बने हुए, तो एक चेन ऐसे बना कार्बन का, एक चेन ऐसे बन रहा है, तो अब इनको छोड़ के बाकी किसी एक से और चेन बना दो। जैसे मैंने ये चेन बना दिया, यह भी कार्बन है। तो इस कार्बन को, जो ये वाले कार्बन होते हैं ना, इसको ब्रिजहेड बोलते हैं। इस वाले कार्बन को ब्रिजहेड बोलते हैं। ये वाले कार्बन एटम जो होते हैं ना, इनको ब्रिजहेड बोलते हैं। इसको ब्रिजहेड नहीं बोलेंगे। अगर मेरे पास ऐसे के बने, दिस इज नॉट अ ब्रिजहेड, नॉट ब्रिजहेड, ये ब्रिजहेड नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि साइड वाले कार्बन एटम को छोड़ देना, वरना फिर वो ब्रिजहेड नहीं होगा ना। ये इसका साइड वाला कार्बन एटम। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, मैं आपको बात कर रहा था कि एक तो एंटी एरोमेटिक कभी नहीं बनाएंगे, मैं वापस उसको एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा अपन ब्रिजहेड की बात कर रहे थे। अगर अपने पास ब्रिजहेड का मतलब है कि कोई भी ऐसे रिंग है, मैं फिर से ब्रिजहेड मतलब एक बार बता देता हूं कैसे। अपने पास कोई एक रिंग है और उस रिंग के किसी एक कार्बन एटम से अपन एक और चेन बनाएं, लेकिन उसके साइड वाले कार्बन से ना बनाएं। ऐसे बना लो तो ये ब्रिजहेड हो जाएगा, क्योंकि इसके भी साइड से नहीं बनाया ना आपने। ऐसे बना लो, मतलब ये रिंग बनाया और इससे इधर बनाया, क्योंकि अपन ने साइड वालों से नहीं बनाया ना, इधर से और इधर से। तो उस टाइप के कार्बन को अपन ब्रिजहेड बोलते हैं। ये जो ब्रिजहेड कार्बन एटम होते हैं ना, इसमें जो हाइड्रोजन होगा ऐसे, वो उसकी पोजीशन फिक्स होती है एक्चुअली। मतलब ब्रिजहेड को अगर अपन देखेंगे तो ये 6 मेंबर रिंग जो है वो इस टाइप से बना होगा। ये इस टाइप से एग्जिस्ट करता है, आगे पढ़ेंगे अपन साइक्लिक रिंग को, लेकिन उन्होंने कार्बोकेटाइन में डाल दिया तो अपन पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे दिख रहा होगा अपन को। देखो ये 5 मेंबर्ड है, ये भी 5 मेंबर्ड है, इधर भी 5 मेंबर दिख रहा है, इसके साथ भी 5 मेंबर्ड होगा, इसके अंदर वाले के साथ भी। और लेकिन ये वाला जो रिंग है ऐसे ऐसे इधर वाला, ये 6 मेंबर्ड है जो बाहर अपन को दिख रहा है। ब्रिजहेड पे कभी कार्बोकेटाइन नहीं बनता, मतलब मैं इसको हाइड्रोजन को ऐसे नहीं निकाल सकता। ब्रिजहेड पे कभी कार्बोकेटाइन नहीं बनता, मतलब यहां पर ब्रिजहेड कभी नहीं बनता। तो अपन कहेंगे ब्रिजहेड पे कार्बोकेटाइन क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि देखो एक बात है, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में है sp3, ये ब्रिजहेड है, sp3 फॉर्म में है ये। जब अपन इसमें पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे ना, तो यहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, ये एम्प्टी ऑर्बिटल बनेगा। एम्प्टी ऑर्बिटल बनने के बाद भी ये तीनों आपस में प्लेनर नहीं हो सकते, ऐसे नहीं जा सकते, मतलब ऐसे प्लेनर नहीं बन पाएंगे। जब इसमें पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बनाने के बाद भी ये sp3, जबकि पॉजिटिव चार्ज बनाने के बाद इसको क्या होना चाहिए, इन तीनों बॉन्ड्स को एक ही प्लेन में जाना चाहिए। भाई कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो बस तो ऐसे बनाते हैं, ये कार्बोकेटाइन है एम्प्टी ऑर्बिटल, लेकिन इसका एम्प्टी ऑर्बिटल कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। अगर ऐसे बनेगा तो फिर इनके बॉन्ड एंगल छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे। मतलब ब्रिजहेड पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसमें जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड एंगल होता है वो 109.28 मिनट्स होता है, जबकि होना क्या चाहिए 120। तो फिर उसमें एंगल स्ट्रेन होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है उसमें। मैंने आपको बताया ब्रिजहेड क्या होता है। ब्रिजहेड जब बनेगा जब आप जिस कार्बन है, एक कार्बन से 3 चेन बनाने हैं अपन को, कार्बन चेन रिंग्स में,
एक चेन, दो चेन, तीन चेन। और तीन चेन में अपन को क्या करना है कि जिस कार्बन से अपन तीन चेन बना रहे हैं उसके साइड वाले कार्बन को यूज नहीं कर सकते आप चेन बनाने के लिए, उसके ऑल्टरनेट साइड वाले कार्बन के बाद, मतलब जैसे अपन ने इसमें यूज किया तो इन दोनों को यूज नहीं किया, इधर किया। लेकिन अगर साइड वाले को यूज करोगे आप, जैसे अपन ने रिंग बनाया ऐसे और अपन ने कहा मैंने साइड वाला कार्बन यूज कर लिया ये वाला, तो फिर ये ब्रिज हेड नहीं होंगे, क्योंकि ब्रिज हेड बनाने के लिए मुझे इसको ब्रिज हेड बनाने के लिए इसको यूज नहीं करना चाहिए था, इसको यूज करना चाहिए था, देन आई विल से दैट इज ब्रिज हेड। तो साइड वाले कार्बन से नहीं बनता ब्रिज हेड अगर रिंग बनाओ। ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन अगर बनेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। sp3 कैसे हो सकता है अगर कार्बोकेटाइन है? तो ऑब्वियसली बात है, बॉन्डिंग एनर्जी 109 है तो sp3 तो बोलूंगा, क्योंकि जो भी ऑर्बिटल्स खाली ऑर्बिटल हो या भरा हुआ हो, अगर वो ऑर्बिटल 109.28 मिनट के आसपास बॉन्डिंगल्स में भी है तो भी मैं उसको sp3 को आप ऐसे बना के दो। अब बोलो कि भाई बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? मैंने ऐसे बनाया, ऐसे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3 क्यों? ये तो हाइड्रोजन है। हाँ, तो आपने लिखा ना ये वाला ऑर्बिटल इधर बड़ा है इधर छोटा है। अगर sp2 आपको बनाना है तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा, इक्वली बताने पड़ेंगे दोनों तरफ, तब मैं कहूंगा कि ये हाइड्रोजन अलग अलग प्लेन में, ऐसे एक ही प्लेन में। अब ये sp2 है, दोनों में डिफरेंस आपको पता है। अब इसमें क्या होगा, जब अपन उस हाइड्रोजन को हटा देंगे ना, इस वाले हाइड्रोजन को, तो सिंस वो रिंग आपस में ब्लॉक है ना, आपस में इधर ज्वाइंट है ना, तो वो ये वाले बॉन्ड्स एक ही प्लेन में नहीं जा पाएंगे। अगर वो एक ही प्लेन में नहीं जा पाएंगे तो वो sp3 हाइब्रिडाइज में रहेंगे, वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहेंगे, इसलिए वो कार्बोकेटाइन sp3 होगा। ये कार्बोकेटाइन काफी अनस्टेबल होता है। ठीक है ना? तो अपन ब्रिज हेड वाला कार्बोकेटाइन कभी नहीं बनाएंगे। तो अपन ने कहा भाई ब्रिज हेड कौन से कार्बोकेटाइन होते हैं? जब किसी रिंग हो और रिंग में किसी भी कार्बन से एक चेन, दो चेन और तीन चेन बने हो, लेकिन वो चेन साइड वाले कार्बन से ज्वाइन नहीं होना चाहिए, वो चेन उसके इधर वाले ऑल्टरनेट कार्बन, मतलब इसके बाद वाले कार्बन एटम से ज्वाइंट हो कहीं भी, तो अपन उसे ब्रिज हेड कहेंगे। ये भी ब्रिज हेड है क्योंकि यहाँ भी साइड में नहीं है, ये भी ब्रिज हेड है क्योंकि ये भी साइड में आपने नहीं किया, इधर मैंने ऐसे कर लिया। ये भी ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो इसको भी ब्रिज हेड बोलूंगा। तीन चेन बना रखे हैं दो कार्बन के बीच में, लेकिन अगर मैं ऐसे बनाता हूं इधर वाले कार्बन से, तो ये ब्रिज हेड नहीं है। आपने कहा था ब्रिज हेड बनाने के लिए तीन चेन तो बनाने हैं, इधर तीन चेन तो बन रहे हैं, लेकिन आपने साइड में ही कार्बन से अटैच कर दिया, तो फिर वो ब्रिज हेड नहीं होता। ब्रिज हेड के लिए आपको अगर इस कार्बन से ब्रिज हेड अज्यूम करना है तो इन दोनों से आप चेन को अटैच नहीं कर सकते, अदरवाइज दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ ब्रिज हेड। तो कभी भी इन ब्रिज हेड पे, जो ये ब्रिज हेड वाले कार्बन एटम है ना, जिनको मैंने सर्कल टाइप कर दिया, अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये ब्रिज हेड कार्बन कभी नहीं बनाने वाले। दूसरा अपन कहेंगे ऐसे, अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हटाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन एटम। अगर मेरे पास कोई कार्बन एटम है ऐसे ऐसे, तो मैं यहां पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं बनाऊंगा, तो फिर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं बनाऊंगा। तो फिर मैं वहां पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं बनाऊंगा। अगर किसी कार्बन से स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो अपन वहां पर कार्बोकेटाइन कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक तो पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं और उससे स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, तो ऐसा कोई भी कार्बोकेटाइन जिसके पास स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है उस पे अपन कार्बोकेटाइन कभी नहीं बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अपन वहां पर कभी कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे। तो ये कार्बोकेटाइन अपन को कभी नहीं बनाने हैं।
हमें कभी एंटी एरोमेटिक इम्पॉसिबल, ब्रिज हेड कभी नहीं बनाना है। स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो जिस कार्बन से स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है उस पे अगर पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं बनाना है। चलो भाई आर की बात करते हैं जो तुमने पूछा है। आर में अगर अपन चेक करेंगे तो फर्स्ट वाला ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन है, वो कभी नहीं बना सकते। अब ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन होगा तो देखो ना उसमें एक तो मतलब अपन ऐसे भी नहीं बोल सकते। अगर अपन कहेंगे ना इधर एक बात बताओ, ब्रिज हेड बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर वाले हाइड्रोजन का क्या, वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं कर सकते क्या? तो 4 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन हो तो सकता है, चलो sp3 है, हाइपर कॉन्जुगेशन ही बता दो। तो अपन कहेंगे देख भाई ब्रिज हेड पे कभी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसमें क्या है, अल्फा कार्बन एटम है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या प्रॉब्लम है? तो अपन कहेंगे देख भाई अगर हाइपर कॉन्जुगेशन करना है तो अपन को ऐसे बनाना पड़ेगा। मतलब मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन शुरू किया, ऐसे बनाना पड़ेगा। अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, है ना, अच्छा अभी हो जाएगा, अब 2 मिनट रुक, मतलब मैं जब रिजल्ट पढ़ ही रहे हैं तो अपन सारा कुछ बता ही दो ना, तो बाकी आगे के लिए भी फिर हो जाएगा ना। तो अपन क्या करेंगे कि अपन कहेंगे ऐसा भी कभी नहीं बन सकता। एक बात और ध्यान रखना, ब्रिज हेड पे कभी डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। वो क्यों? क्योंकि जब किसी कार्बन से अपन डबल बॉन्ड बनाते हैं ना तो वो कार्बन क्या होगा, sp2 होगा। तो उसके सारे सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में होने चाहिए, और इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या आ जाएगी, ये तो ऐसे बन रहा है, कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, ऐसे थोड़ी बनता है sp3। तो ब्रिज हेड वाले कार्बन से कभी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तो इधर अगर अपन से पूछेगा ना ये ब्रिज हेड है, बताओ कितने हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में, 0। ब्रिज हेड पे होते ही नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन, कैसे करोगे? डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कार्बोकेटाइन अगर अपने पास है, कार्बोकेटाइन अगर अपने पास है तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन शो करोगे तो यहां डबल बॉन्ड बनाओगे ना, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। बता देंगे कि भाई ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड कभी नहीं बनेगा, मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन 0। हाइपर कॉन्जुगेशन में अपन को ऐसा स्ट्रक्चर गिवन नहीं था ना, वरना अपन को बताना पड़ता है, इसमें भी 0। ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड कभी नहीं बनेगा। यार ये बार बार जूम हो जा रहा है, अब 1 मिनट रुकना है। अब शायद नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने उसको रिफ्रेश किया, ठीक है ना। चलो देखते हैं अपन है। तो मैं बात कर रहा था कि ब्रिज हेड पे कभी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा भाई, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड बनाओगे भी तो ये sp2 होना चाहिए ना, अगर कार्बन से डबल बॉन्ड बने तो तीनों सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे। ब्रिज हेड पे ये तीनों बॉन्ड कभी एक ही प्लेन में नहीं रह पाएंगे, तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। अब किसी ने पूछा सर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो जो भी ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है ना उसके वेरी फर्स्ट एटम पे डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये बताइए हो गया स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है। अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो कैलकुलेट करना जानते हैं ना, जो ग्रुप -m शो करते हैं बेंजीन में उन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उससे अपन बता देंगे कि वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये था कार्बोकेटाइन, और वो स्ट्रक्चर भी हो जाएगा आपका, क्योंकि बाद में अब आप देख सकते हो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। देखो भाई उस क्वेश्चन में क्या करना है अपन को,
उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है ना। के वाले क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपन को। तो उसमें स्टेबिलिटी सबसे कम तो फर्स्ट वाले की होगी, सेकंड वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ एक ही हाइड्रोजन का होगा। सेकंड वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ एक ही हाइड्रोजन का होगा, और वो भी ये वाला, इधर तो नहीं हो सकता, ये तो ब्रिज है। थर्ड वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन 5 हाइड्रोजन एटम्स का है, इसमें 5 हाइड्रोजन एटम का हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 ये हो गए और ये हो गए, इसको तो काउंट नहीं करूंगा मैं, तो 5 अल्फा, इसमें 1 अल्फा, और लास्ट वाले में भी 1 अल्फा है, लेकिन वो 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। लास्ट वाले में भी इधर 1 अल्फा है, लेकिन ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो जब अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे, तो वीकेस्ट इफेक्ट तो हो गया अपना काम, तो अपन बता सकते हैं। अगर माइनस से इफेक्ट होगा तो फिर वो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ जो अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिखे थे ना मैंने, वो कह रहा कि अगर माइनस आई होगा तो भी होगा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, नहीं, फिर जरूरी नहीं। स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग के लिए उसका माइनस एम होना कंपल्सरी। ठीक है, आप बताओ, और कोई डाउट है किसी का? तो ई सेक्शन मैंने करने के लिए शायद मना किया है, वो ऐसा ही इफेक्ट का ना, है ना। ई सेक्शन अभी जो कंसेप्ट बताए ना, पहले अपन उन कंसेप्ट को अच्छे से कर लेते हैं, है ना, क्योंकि मतलब आप उन कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान दो जो मैंने आपको बताए। बाकी SIR इफेक्ट वगैरह वो तो सब अपन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि GOC2 में उसकी जरूरत पड़ेगी अपन को, तो उसको बताऊंगा ही बताऊंगा मैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना ही कोई अपन से कोई क्वेश्चन पूछने वाला है SIR इफेक्ट बताओ क्या होता है। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता दो। अब मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई, अब एक्सरसाइज 2 को आप सॉल्व करने वाले हो, है ना। एक्सरसाइज 2 पूरा आपका होमवर्क होगा, ठीक है। आपको एक्सरसाइज 2 पूरा होमवर्क करना है, एक्सरसाइज 2 पूरा होमवर्क है आपका, एक्सरसाइज 2 आपका पूरा होमवर्क होगा। और जिस दिन आप एक्सरसाइज 2 मुझसे डिस्कस कर लोगे, उसके बाद अपन किसी बुक को सॉल्व करना, फिर एक बुक अपन सॉल्व करना शुरू करेंगे, और बताऊंगा मैं कौन सा बुक, सॉफ्ट कॉपी तो मैं भेज ही दूंगा। सो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपको आता है आपका, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है इसमें। आप एक्सरसाइज 2 आराम से पूरा एक्सरसाइज कर सकते हो, अगर आप 3 आवर्स देते हो तो 3 से 4 आवर्स में, 4 आवर्स भी नहीं लगेगा, उससे कम ही टाइम लगेगा। इससे इसलिए पूरा होमवर्क होगा आपका, और डिस्कशन इसका मैं नेक्स्ट क्लास में ही कर दूंगा। अब अभी ये सोते सोते जाग रहा है। एक्सरसाइज पार्ट 1 का I2 का AB, I2 का AB, GHI, I2 का A एंड B ना, चलेगा ना। तो A और B में तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी है, तो पहले वाले में रेजोनेंस फिनोमेना है A में, B वाले में ज्यादा रेजोनेंस है, इसमें तो सिर्फ ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा, B वाले में ज्यादा डिलोकलाइज हो रहा है, तो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें ज्यादा डिलोकलाइजेशन है। 3 वाले में तो डिलोकलाइजेशन ही नहीं है, वो तो 2 डिग्री है, नहीं है, तो फिर ये ज्यादा स्टेबल। फोर्थ वाले में इट इज, अब ये अपन को ना फोर्थ वाला जो है वो CH3 गिवन है, इसका मतलब ये तो पक्का है क्योंकि यहां पर उसने CH3 लिख रखा है, इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज लिख रखा है। मैं भी पहले सोचा कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है या रिंग वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसमें ये CH3 दे रखा है, मतलब इस पे ही नेगेटिव चार्ज। तो ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे,
मोर स्टेबल देन दिस। तो आंसर ले लो, ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्योंकि इसमें रेजोनेंस फिनोमेना बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 2 हो गया, फिर 1 में रेजोनेंस है, और 2 डिग्री और 3 डिग्री में चेक करूंगा तो एनाइन के केस में 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, दैट इज 3 देन 4। ये लो भाई आंसर आ गया। बी वाले में चेक करोगे, अब बी वाले की अब अपन क्या करेंगे ना, बी वाले में देखना, बी वाले में मेरे पास ऐसे कंपाउंड गिवन है, ये 1 गिवन है, ये 2 गिवन है। अगर मुझे, क्योंकि मुझे इन दोनों में ही बताना था बस, अगर इन दोनों में से कोई पूछेगा किस कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है, तो मैं कहूंगा इसमें नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है, उसमें नहीं है। वो नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक स्टेबलाइज थोड़ी है भाई। एरोमेटिक स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज वो होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज की वजह से मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। बेंजीन एरोमेटिक उस नेगेटिव चार्ज की वजह से नहीं है, बेंजीन खुद एरोमेटिक है। बेंजीन नेगेटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक नहीं है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज तो कहूंगा क्योंकि डिलोकलाइज होगा, लेकिन एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं। ये नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है क्योंकि इसकी वजह से ही वो एरोमेटिक है, वरना वो एरोमेटिक नहीं होता। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वो बेंजाइलिक है लेकिन वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ही ये एरोमेटिक है। ये डिफरेंस होता है एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड चार्ज और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड चार्ज। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया जो आपको चाहिए था, ठीक है ना। तो वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो ये ज्यादा स्टेबल है इससे, और इससे ज्यादा स्टेबल तो ये रहेगा ही रहेगा क्योंकि अपन को पता है ये तो रेजोनेंस में भी नहीं होगा, तो रिंग के प्लेन में होता है। तो 1 2 3 आंसर। आपको रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड चार्ज और स्टेबलाइज्ड चार्ज में, एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड चार्ज में डिफरेंस है, पता है। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे देख, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो ये एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड चार्ज है, ये एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड चार्ज नहीं है क्योंकि एरोमेटिक स्टेबिलिटी तो रिंग की थी। ये एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड चार्ज है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा उससे, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज एरोमेटिक स्टेबिलिटी। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, अच्छा बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। अब ना पता क्या होता है कि कुछ कुछ पार्ट को अगर मैं रोक लूं ना कि मत बताओ, तो फिर तुम लोग उसको वो नहीं समझते, सर हमें बता नहीं रहे। बताना तो बेटा सब कुछ है, रिजल्ट तुम्हें भी चाहिए मुझे भी चाहिए। अपन एक टाइम आने पे ही उसको डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा होता है। दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही एरोमेटिक है। अब बताओ, तो अपन कहेंगे देख भाई हमें ये तो पता है कि दोनों एरोमेटिक है, लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिलोकलाइज है इससे, मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा एटम में डिस्ट्रीब्यूट होगा इससे। तो अपन इसको ज्यादा बता देंगे क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिलोकलाइज है। तो अपन इसलिए धीरे 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 ना अपन सारे कंसेप्ट सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं जाने वाला अपन से, लेकिन अपन थोड़ा सा धीरे सीखेंगे ताकि अपन एक एक चीज को अपना स्ट्रॉन्ग करें। ऐसा ही रिपीट मैंने कहा छोड़ दो, तुम लोग बिल्कुल मतलब छोड़ देना, ठीक है सर ने कहा है कि छोड़ दो, तो फिर बाद में बताएंगे। वो K3 वाला है, अभी अपन को वो भी अपन को माइग्रेशन वाला पार्ट जो है ना कार्बोकेटाइन का, जो K3 वाला पार्ट है वो भी मैं मेरे दिमाग में है, मैं बता दूंगा। तो अब अपन चेक करेंगे, मेरे ख्याल से अपने पास टाइम भी थोड़ा कम ही है, वरना मैं सोच रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू करता। तो फिर मैं ऐसा ही रिफ्लेक्टिव ले लेता हूं क्योंकि समझाने में मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि अपन समझ इसमें कोई वो नहीं है कि अपन नहीं समझ सकते, समझोगे। अब थोड़ा टाइम है तो अपन थोड़े टाइम में पढ़ सकते हैं इसको, कोई बात। ऐसा यार का मतलब है स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट। अभी देखो अपन क्या करेंगे, ऐसा ही इफेक्ट के लिए अपन कहेंगे अच्छा
अपन डायरेक्टली एग्जांपल पे आते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे कंपाउंड ठीक है, तो गिवन है तो मुझे क्या मतलब ऐसे बता दूंगा, ये इधर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ये इधर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ये इधर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ये इधर डीलोकलाइजेशन होगा ऐसे। तो मैं कहूंगा ये बताओ कि ये ग्रुप ये बॉन्ड को तुम शिफ्ट क्यों कर रहे हो? तो कहेंगे उसमें क्या है बात, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर सारे एटम ही इसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसका मतलब सारे एटम एक ही प्लेन में है, क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे। और अगर सारे सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में है तो पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर है, इसलिए तो मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि वो सभी एक ही प्लेन में है पाई बॉन्ड। तो इसमें रेजोनेंस इफेक्ट है, -m या -r जो भी है। अब अपन कहेंगे ठीक है, मेरे पास ऐसे रेजोनेंस बना, आपने कहा इसमें ये डीलोकलाइजेशन होगा। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो अपन कहेंगे देखो सर, इसमें ना ये जो होगा ना, ये तो sp3 है, और एक तरीके से आपने इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा के एक बॉल लगा दिया, बॉल फुटबॉल जैसे, क्योंकि वो तो 3D स्ट्रक्चर है, तो आपने फुटबॉल लगा दिया वहां पर। अगर आप ये फुटबॉल लगाओगे ऑर्थो पोजीशन पे तो इसका इससे वंडरवॉल रिपल्शन होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप काफी पास आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना, तो इन दोनों में वंडरवॉल रिपल्शन होगा। अब ध्यान देना, जब अपन वंडरवॉल रिपल्शन कहेंगे तो देखो, बोर्ड का प्लेन ही बेंजीन रिंग का प्लेन था, और पाई बॉन्ड इसके बोर्ड से परपेंडिकुलर थे। बोर्ड का प्लेन ही बेंजीन रिंग का प्लेन था, पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर थे, क्योंकि मैंने ऐसे बताया जिस प्लेन में बेंजीन रिंग है उसी प्लेन में ये था, क्योंकि इसके भी पाई बॉन्ड ऐसे परपेंडिकुलर। अगर ये फुटबॉल जैसे स्फेरिकल है तो इसका तो अपना कोई प्लेन होगा नहीं। रिपल्शन की वजह से ये क्या करेगा, जो ऐसे था ना उससे दूर होने के लिए ये ऐसे हो जाएगा। भाई रिपल्शन की वजह से क्या होगा, क्योंकि वंडरवॉल रिपल्शन होगा तो अच्छा खासा होगा इन दोनों में ऑर्थो पोजीशन पे। इसका तो अपना कोई प्लेन है नहीं, क्योंकि ये तो फुटबॉल है, और फुटबॉल का क्या प्लेन होगा, उसको रोटेट करोगे। भाई फुटबॉल का कोई प्लेन थोड़ी होगा, प्लेन तो उसका होगा कि ये बेचारा पहले ऐसे था, अब जब वंडरवॉल रिपल्शन हुआ ये तो ऐसे हो गया, क्योंकि उससे दूर जाना था, उसका तो अपना कोई प्लेन है नहीं। अब लेकिन अगर ये ग्रुप जब ऐसे था तो इसके पाई बॉन्ड ऐसे थे, लेकिन जब ये रोटेट हो जाएगा अगर ऐसे, तो इसके पाई बॉन्ड तो फिर अलग प्लेन में चले जाएंगे। भाई इसके पाई बॉन्ड जो ऐसे थे अगर रोटेट होने से ऐसे प्लेन में चले जाएं तो फिर बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ कैसे रहेगा उसका कॉन्जुगेशन, और वो ऐसे क्यों जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। इसको अपन ने पढ़ा हुआ है, स्टेरिक स्ट्रेन और स्टेरिक हिंड्रेंस, उसी को कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब आप ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन करके जो ग्रुप पहले रेजोनेंस दिखा सकता था, वो रिपल्शन की वजह से वो ग्रुप ऐसे टर्न हो गया, तो जिसके पाई बॉन्ड ऐसे थे, दोनों पाई बॉन्ड ऐसे थे, उस ग्रुप के टर्न होने से दोनों पाई बॉन्ड ऐसे हो गए, तो जो बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड हैं वो तो इन दोनों से परपेंडिकुलर हो गए ना, फिर तो फिर इनका उनसे कॉन्जुगेशन टूट जाएगा। इसी को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस है, इनहिबिशन। इसने कॉन्जुगेशन को इनहिबिट कर दिया क्योंकि इसका परपेंडिकुलर हो गया। पहले बेंजीन रिंग के प्लेन में था, अब ये परपेंडिकुलर टू बेंजीन रिंग हो गया।
तो इसका रेजोनेंस, ये वाला रेजोनेंस फिनोमेना इन बॉन्ड के साथ टूट गया। तो फिर अपन कहेंगे भाई इसमें माइनस एम नहीं होगा, इसमें माइनस एम होगा, माइनस आई होगा, माइनस आई, हाँ वो थोड़ी तोड़ दिया तुमने, माइनस आई तो अपन इन दोनों कार्बन के बीच के कहेंगे, माइनस आई होगा। मतलब स्टेरिक इनहिबिशन की वजह से सिर्फ माइनस आई इफेक्ट रह जाएगा, फिर उसका माइनस एम खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस एम तो तब था ना जब आप इसको ऐसे शिफ्ट, अब वो शिफ्ट तो इसलिए हो रहा था क्योंकि इसके भी पाई बॉन्ड और इसके भी पाई बॉन्ड एक ही प्लेन में थे तो मिक्स हो रहे थे। अभी कैसे मिक्स होगा, इसके पाई बॉन्ड तो ऐसे कर दिया उसके। तो स्टेरिक इनहिबिशन कब होता है, जब बेंजीन रिंग में ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन। स्टेरिक इनहिबिशन हमको सिर्फ बेंजीन रिंग में ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन के लिए पढ़ना है। बिल्कुल वैसे ही अगर अपन दूसरा एग्जांपल लें, सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है एन डबल बॉन्ड ओ, ऐसे अपने पास गिवन है, इसमें मीजोमेरिक है, माइनस एम है, माइनस आई है, लेकिन इसमें अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए, अगर इसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए तो माइनस एम मना कर दूंगा। अब अपन कहेंगे यहां आपने बना के तो दिखाया नहीं, हाँ तो अज्यूम करो ना इधर वंडर वॉल रिपल्शन। अपन को पता है ये तो फुटबॉल जैसे होता है, इसका प्लेन थोड़ी चेंज हो सकता है, ये तो फुटबॉल जैसे है, इसका प्लेनर है ही नहीं, प्लेन है ही नहीं, ये था प्लेनर क्योंकि sp12 बड़ा इसका, तो फिर ये रोटेट होके ऐसे आ जाएगा, तो इसका कॉन्जुगेशन टूट जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन इफेक्ट। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि अगर मान लो ऐसे गिवन है, तो देखना अब तो उसको अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मुझसे आपने पूछा बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, यहां ऐसे कर रहा है, और दूसरा मुझे गिवन है ऐसे, और मुझसे पूछा गया बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो अपन क्या कहेंगे भाई, NO2 ग्रुप का इफेक्ट चेक करेंगे, अपन कहेंगे यहां पर NO2 उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में रिंग है, माइनस एम माइनस एम, और यहां पर क्या होगा, वंडरवॉल रिपल्शन की वजह से NO2 इज इन डिफरेंट प्लेन, सो ड्यू टू वंडरवॉल रिपल्शन NO2 विल बी इन डिफरेंट प्लेन। Repulsion, NO2 will be, NO2 group will be perpendicular to benzene ring. अब अगर रिंग से परपेंडिकुलर होगा तो माइनस एम नहीं होगा, माइनस आई होगा। मतलब इस कार्बोकेटाइन में सिर्फ माइनस आई ऑपरेट हो रहा है क्योंकि इधर तो प्लस एच होगा ही होगा दोनों में, इधर इस कार्बोकेटाइन में माइनस एम ऑपरेट हो रहा है, मतलब विड्रॉ माइनस एम से हो रहा है, इसमें माइनस एम है ही नहीं, इसमें तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये डिफरेंट प्लेन में चला गया, तो इसका तो सिर्फ माइनस आई है। अच्छा यहाँ पर माइनस आई है, यहाँ माइनस एम है, ये ज्यादा स्टेबल है उससे, मतलब बी इज मोर स्टेबल। मेरे ख्याल से बहुत सारे आंसर भी आ गए होंगे मेरे पास, ठीक आंसर भी आ गए, इससे वो समझ में आ गया हमको क्या बताना चाहेगा। दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन इफेक्ट। आप ई सेक्शन को कर सकते हो, जो भी अपन से पूछा जाए आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन इफेक्ट। इसमें अपन और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सॉल्व कर लेना क्वेश्चन। मैंने एक्सरसाइज 3 के लिए बताया आपको, एक्सरसाइज 2 आपको पूरा करना है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में तो अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए अपन देखेंगे अगर कोई मतलब अपन को ऐसे टाइम मिल जाए। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, फ्राइडे को तुम्हारा मतलब कुछ है क्या, फ्राइडे को स्कूल वगैरह है क्या? फ्राइडे को किसी का स्कूल है क्या फ्राइडे को? रिकॉर्डिंग बंद कर लेंगे।